ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एज शोन इन द फिगर बिलो. LA and LP represent the angular momentum of the satellite about Earth at aphelion and perihelion respectively. Consider the following relations and the correct one is. एपिहीलियन माने farthest point होता है ना, farthest point, इसको अपोजी भी कहते हैं. और पेरिहीलियन माने नियरेस्ट पॉइंट, किसमें, एलिप्स में, और इसको अपोजी भी कहते हैं. तो आपको पता है कि ये कंजर्व होता है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इज कंजर्व्ड. कब? व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो एंगुलर मोमेंटम एट LA इज इक्वल टू LP फैक्टोरियली. तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है. दूसरा वाला ऑप्शन LA माइनस LP. अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि LA क्या है? LA इज डिस्टेंस ऑफ RA क्रॉस प्रोडक्ट विथ मोमेंटम एट RA, एंड LP इज डिस्टेंस एट RP क्रॉस प्रोडक्ट विथ मोमेंटम एट P. मोमेंटम क्या है? इज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ A and mass of velocity at P. Now जब हम यहाँ पे देखेंगे तो अपी, क्योंकि ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एट एपीहीलियन में जो VA होगी वो से होगी, एंड पेरिहीलियन पे जो VP होगी वो इस डायरेक्शन पे होगी. सिमिलरली जो RA है उसका डायरेक्शन ये है, और जो RP है उसका डायरेक्शन ये है. तो RP और RP और VP को क्रॉस करोगे आप, तो आपको जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होगा वो एट पेरिहीलियन आपको प्लेन से बाहर आता हुआ मिलेगा, एंड सिमिलरली अपोजी पे आप अपीहीलियन पे अगर आप RP क्रॉस VA करोगे तब भी आपको एंगुलर मोमेंटम वेक्टर प्लेन से बाहर आता हुआ दिखेगा. तो दोनों का साइन यहाँ पे सेम है, तो ये ऑप्शन गलत है. सिमिलरली अच्छा, RA क्रॉस LA और RP क्रॉस LP कर रहे हैं. जो ये डायरेक्शन है LA का और ये डायरेक्शन है LP का, तो RA क्रॉस LP करेंगे, RA क्रॉस LA करेंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगा, एंड RP क्रॉस LP करेंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगा. तो दोनों ऑपोजिट है, ठीक है. ये वाला और ये वाला दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, सो ये वाला भी गलत है. तो ओनली वन इज करेक्ट. थर्ड ठीक वाला, है, कोई दिक्कत? सर थर्ड वाला फिर से बता दीजिए, आवाज कट रहा है. देखो अभी देखो, सिंपल है. एट A का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और एट B का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है. तो एट A हम लोग को मानो कि ये VA इस डायरेक्शन पे है, एट B इस डायरेक्शन पे है, ठीक है. तो और RA दोनों जगह पर बाहर आता हुआ मिलेगा और RP दोनों जगह पर बाहर आता हुआ मिलेगा. जो ये LA का है और यहाँ पे भी बाहर आता हुआ LP का मिल रहा है. तो अब आपको ये RA और LA का क्रॉस करना है, ठीक है. RA और LA का क्रॉस करना है. तो क्रॉस करोगे तो ये बाहर आने वाला का डायरेक्शन है ना, तो अपने फिंगर्स को RA से बाहर की तरफ अगर कर्ल करोगे तो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? VA की डायरेक्शन में मिलेगा आपका थंब, ठीक है. राइट हैंड के फिंगर्स को RA से प्लेन के बाहर की तरफ अगर आप कर्ल करोगे तो आपको VA की डायरेक्शन में मिलेगा. ये क्या है? ये RA क्रॉस LA का डायरेक्शन है. सिमिलरली आप RP को
एलपी के डायरेक्शन में, प्लेन के बाहर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो ये आर पी क्रॉस एल पी का हो गया। तो दोनों का क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसीलिए ये इक्वालिटी वैलिड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, रेस्पॉन्ड करो। यस सर। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। कह रहा है कि a body projected vertically from the earth reaches a height equal to the earth radius before returning to the earth. Power exerted by the gravitational force is greatest at the instant just before the body hits the earth. It remains constant all through at the instant just after the body अरे इसका आंसर तो ए है। कैसे? देखो सिंपल है। पावर क्या होता है? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का वेलोसिटी का। तो आप अगर बॉडी को अर्थ से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इसकी वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लग रहा होगा mg का। ठीक है, तो जब आपने प्रोजेक्ट करा तो एफ और वी के बीच में जो ये एफ वी cos थीटा है ना, तो ये थीटा जब आपने प्रोजेक्ट करा तब ये थीटा 180 डिग्रीज है। और जब ये वापस घूमकर हाईएस्ट पॉइंट रीच कर गया फिर वापस घूमकर जब आएगा तब इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तब इसकी फोर्स भी इस डायरेक्शन में। सो थीटा यहाँ पे 0 डिग्रीज है। सो cos 180 आपको -1 है एंड cos 0 आपको 1 है। तो किसमें मैक्सिमम होगा प्रेशर फोर पावर? इसके इसमें मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ट्रू है। गॉट इट? आगे बढ़े। यस सर। देखो अभी a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and linear velocities then अरे ये क्या है? अभी तो बताया ना, ये तो सिंपल है। LA is equals to LP, तो MVARA will be equal to MVPRP, so VA by VP will be RP by RA। तो यहाँ पे क्या है? V1 by V2 ये वाला हो जाएगा आंसर। सिंपल तो था सर इस क्वेश्चन में केपलर्स थर्ड लॉ लगा कर सॉल्व करेंगे तो होगा? क्यों लगाओगे केपलर्स थर्ड लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ में टाइम पीरियड को सेमी मेजर एक्सिस के साथ रिलेट किया जाता है। केपलर्स थर्ड लॉ में टाइम पीरियड को सेमी मेजर तो एक्सिस सर के साथ रिलेट किया जाता हाँ, है तो ना। टाइम पीरियड को अगर किया यहाँ पे जाता है टाइम तो इसमें भी तो पीरियड को टाइम पीरियड पूछते ही यहाँ पे पूछने में तो सिर्फ आफ्टर मोमेंटम पे जाना है। उतना दिमाग क्यों लगाओगे? समझ रहे हो ना बात? आपको टाइम पीरियड पूछेगा नहीं है। ठीक है यस सर। ना। force exerted on a regular angle एंड्रॉइड पे आप कुछ भी रख दो। यहाँ सर पे m है, आवाज नहीं आ यहाँ रहा। पे m है, यहाँ पे m है, ये m आ रहा है। यहाँ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो अभी आ रहा है। नो सर, बिल्कुल हेलो, भी नहीं आ रहा। रुको रुको, कर रहे हैं, बेताब मत हो, कर रहे हैं। एक्चुअली तूफान आ रहा है, कर रहे हैं आप लोग के लिए बंदोबस्त। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। आवाज आ रहा है ना क्लियर? ठीक है, आ जाओ फिर।
देखो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों कॉर्नर पे मैंने एम मास रख दिया है और इसका सेंट्रॉइड है ये पॉइंट। तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला मास जो है वो इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फिर ये वाला मास जो है उसको इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फिर ये जो तीसरा वाला मास है ये इसको इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब ये तीनों की फोर्स की वैल्यू सेम है, कितनी? F इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस है। सो तीनों की वैल्यू सेम है एंड तीनों के बीच में एंगल कितना है? ये सारा एंगल 120 डिग्री। तो सारा फोर्सेस की वैल्यू सेम है। तो आप जब इसे रिजॉल्व करोगे, मानो कि इसे रिजॉल्व कर रहे हो इस डायरेक्शन में इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके, सो ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल 30 डिग्रीज है, ठीक है, और क्या कहोगे, ये एंगल 30 डिग्रीज है। सो सिमिलरली ये एंगल भी 30 डिग्रीज है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स f cos 30 कैंसिल हो जाएंगे, f sin 30 2f sin 30 sin 30 1/2, तो यहाँ पे आपको f आ जाएगा और नीचे क्या है, ये भी f है, तो ये f और ये f कैंसिल, ये f और ये f cos 30 कैंसिल, तो f नेट क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। क्लियर है ना? कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। तो क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है सेंट्रॉइड के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, रिस्पॉन्ड करो। यस सर। हेलो, ठीक, ठीक है। अरे ये किसका क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन ही गायब है इसमें से। भैया मदद तो करो यार प्लीज, क्या क्वेश्चन है प्लीज, कोई बताएगा किसका क्वेश्चन था ये? अदिति, नहीं सर मेरा नहीं अदिति विशेषता अद्विजा किसका है, आपका? चैटर्जी का। नहीं सर, अद्विजा चैटर्जी का है। वो है ही नहीं। तब ये क्वेश्चन तो क्या करें अब इसका, क्या है ये? अच्छा चलो थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं भैया। Rotating in a circle of radius a with uniform angular speed omega under the mutual gravitational pulling at the instant the particle is at the vertex of an equilateral triangle of side। जहाँ तक मेरा अनुभव है, देखते हैं क्या जहाँ, अरे देख बता क्या, मानो कि अगर हुआ तो ठीक है, आंसर बराबर आ गया तो ठीक है, तो क्या ही कर सकते। ठीक है, मानो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे 3 मासेस रखे हुए हैं और मैं इसको क्या है सर्कल पे घुमा रहा हूँ, क्या है सर्कल पे घुमा रहा हूँ, सर्कल का रेडियस r है। तो हर एक मास पे ये वाला मास इस पे फोर्स लगाएगा ऐसा और ये वाला मास इस पे फोर्स लगाएगा ऐसा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये f और ये f की वैल्यू सेम रहेगी। f क्या हो जाएगा, g अभी बताया था मैंने, gm स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है बीच में, l स्क्वायर है। तो ये फोर्स सेम है, ये एंगल 60 डिग्रीज है तो ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो आपको एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट वुड बी एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्रीज अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 इज 1/2, तो ये अंडर रूट 3f हो जाएगा, अंडर रूट 3f। तो नेट फोर्स आपके पे 3f मिल रहा है एंड इसी के बराबर ही इस पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों अब किसी मास पे देखो वो उसको अट्रैक्ट, यार देखो यार ये फोर्सेस का डायरेक्शन ना अट्रैक्शन की तरफ होगा, मतलब ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो पहला वाला डायरेक्शन
अभी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो चांसेस से गलतियां होगी, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स आपको अगर अंडर रूट 3f लग रहा है और इसको बाहर की डायरेक्शन में मानो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, सो दोनों बैलेंस करेंगे तो उसी के बेसिस पे ये आ गया। सो 3 अंडर रूट 3 g m स्क्वायर बाई l स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर। क्या निकालना? ओमेगा निकालना। ओमेगा क्या हो जाएगा? ओके, ऐसा कुछ है यहाँ पे? आर तो है ही नहीं, ए होना चाहिए, आर नहीं ए होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, सबसे तो ये लग रहा है। खैर, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कैसे करना है। बाकी हेलो हाँ, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो बाकी भगवान भरोसे। ये किसका है ये वाला क्वेश्चन? चलो जिसका भी ये देखते हैं। Work done in stretching a wire by 1 millimeter is W. Then work done required to stretch another wire of same material but with half the radius of cross section and double the length. Radius 2 millimeter. अच्छा, तो डेल्टा L1 क्या है? 1 millimeter. डेल्टा L2 2 millimeter. R1 is equals to क्या किया गया है? हाफ कर दिया गया है रेडियस को। So R2 is equals to R1 by 2 और लेंथ को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया। तो अब वर्क डन अगर पूछोगे W1 is equals to W यहाँ पे दिया हुआ है। W2 को क्या लिखोगे? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन टू वॉल्यूम। फॉर्मूला पता है ना ये? तो हाफ इंटू स्ट्रेस, चलो स्ट्रेस को मैं क्या कर दे रहा हूँ? यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन लिख रहा हूँ स्ट्रेस को। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो इसको सिंपल में लिखते हैं डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मतलब सरफेस क्रॉस सेक्शन, और मल्टीप्लाइड बाई एल। तो आपको नेट आ जाएगा हाफ एल डेल्टा एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। तो आप जब W2 बाई W1 करेंगे तो आपको बाकी सब सेम है, यंग्स मॉड्यूलस तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 का स्क्वायर, फिर A2 बाई A1 का स्क्वायर, फिर L2 L1 का आ जाएगा। सो डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1, तो ये क्या हो गया? यहाँ से 2 स्क्वायर और A2 बाई A1, A2 हाँ A क्या है? पाई, तो ये R2 स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। तो R2 बाई R1 इज, यहाँ से R2 बाई R1 इज 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 का होल रेज टू पावर 4, क्योंकि स्क्वायर है इसमें, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर है। और L1 बाई L2, L1 बाई L2 इज 1 बाई 2। तो ये क्या हो रहा है? 2 यहाँ से 2 कटा, तो W2 will be W1 by 8। W8 सर हाफ का पावर 2 ही होगा ना? हाफ का पावर 2 होगा। कहाँ पे बच्चा? 2 to the कहाँ पे power बोल 2 रहे हो? A2 by A1 जहाँ लिखे हैं A2 by A1। A2 by A1
का A to स्क्वायर A1 है। देखो A to A क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तो अरे रेडियस एक सेकंड अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, चेंजेस है। तो ये क्या है, तो ये सारा मामला, ये कैंसिल मामला, आपको क्या आएगा 1/2 आएगा, है आंसर, ये रहा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर कौन सा आंसर है? डी डी यस सर। डिफरेंट दिया हुआ है क्या कुछ? नहीं ये दिया हुआ है। नहीं, हम चलो पूछ रहे फिर थे आगे कि बढ़ते अगर हैं। सर अगर इसमें यंग्स मॉडुलस को जो आप सेम करके ले लिए हैं, तो दोनों में फोर्स थोड़ी ना हाँ। सेम लगेगा, फोर्स तो डिफरेंट लगेगा दोनों वायर। बच्चा कंफ्यूज, आवाज आ रही है ना? यस सर। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यंग्स मॉड्यूलस किस पे डिपेंड करता है बताओ? यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल का मटेरियल पे। प्रॉपर्टी है। हाँ, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। फोर्स कितना लगा रहे हो, उस पे एक्सटेंशन कितना आ रहा है, उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, उस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि मटेरियल सेम है तो मेरा यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है। इसीलिए तो मैंने अज्यूम करने का क्या है मतलब, वहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मटेरियल सेम है, तो इसीलिए मुझे पता चला, मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया हुआ है। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है कि मटेरियल सेम है, तो मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम है दोनों का। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है, ये क्वेश्चन देखो। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर फुल ऑफ डेंसिटी रो इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस एट ओमेगा, increase in pressure at the center of the cylinder। अच्छा जी, increase in pressure बताना है। अच्छा जी, increase in pressure। Is full of liquid। मानो ये सिलेंडर है, सेंटर इसको घुमाया जा रहा है हवा के साथ, लिक्विड भरा हुआ है। मानो कि इसका मास है, लिक्विड डेंसिटी रो है। ठीक है, तो लिक्विड का जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, बच्चों आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। हॉलो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास m है तो एम एम आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, और अगर लिक्विड एक्वायर्स द वॉल्यूम, उसी का ही हो जा, लिक्विड जब आप रखोगे सिलेंडर में तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, अगर मानो कि इसका हाइट h है। ठीक है, तो 1/2, दिस इज द मास ऑफ दैट, 1/2
क्योंकि ये सॉलिड, हम लिक्विड जो इसमें बसा हुआ है इस कंटेनर में कंटेन्ड है, सिलेंडर में कंटेन्ड है, तो लिक्विड क्या है, सॉलिड सिलेंडर की तरह आ जाएगा, है ना, सॉलिड की तरह आएगा। ये हॉलो सिलेंडर के लिए है ना। और ये मेरा जब हम लिक्विड डाल देंगे तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का इतना है, तो नेट चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, हाफ रो पाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर। तो इस मोमेंट चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एक टॉर्क लगेगा, which is the change in torque है, which is I alpha, and alpha, ठीक है, तो ये हाफ रो बाई आर रेज़ टू पावर 4 एच अल्फा लिखते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, इट इज चेंज इन टॉर्क डिवाइडेड बाय आर, which is 1/2 रो बाई आर क्यूब एच अल्फा। Pressure is force per unit area, force per unit area, so 1/2 rho by r cube h alpha। force per area क्या हो जाएगा, एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, which is क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, which is pi r h, पर तो उसको मिलेगा हाफ रो रो r स्क्वायर अल्फा। अल्फा आप लिख सकते हो, आपको ये पता है ना, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, because acceleration is equals to alpha and acceleration is also equals to omega r, omega square r square, हाँ ठीक है। तो अब अल्फा की जगह पर हाँ, हाँ, तो अल्फा की जगह पर हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा है कैंसिलेशन, ये है ना, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, है ना आंसर, ठीक है ना, यस सर ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, heavy disk is gently placed on horizontal surface, उसको पहले एंगुलर वेलोसिटी दी गई, फिर उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया, स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करेगा तब इसका सेंटर का बताना है। अच्छा जी, तो पहले तो ये लिया गया, इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया गया व्हिच इज v नॉट बाई r, फिर इसे हम लोग एक ला के रख रहे हैं यहाँ पे, तो तब लेट से इसकी, जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तब लेट से इसकी वेलोसिटी ओमेगा डैश है, तो ठीक है, तो एट द इंस्टेंट जब इसे हम ला के रखेंगे, ये क्या है, ये इनिशियल इंस्टेंट है जब इसे ला के जस्ट हम रख रहे हैं, और ये फाइनल इंस्टेंट है जब प्योर रोलिंग शुरू हुआ है, यहाँ पे प्योर रोलिंग शुरू हुआ है। तो इनिशियल इंस्टेंट पे क्योंकि आप इसको इतनी एंगुलर वेलोसिटी दिए हुए, तो सेंटर की लीनियर वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी। मानो कि यहाँ पे अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और सेंटर की लीनियर वेलोसिटी v डैश है, तो जब प्योर रोलिंग हो रहा होगा तब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इनिशियल, तो एट दिस पॉइंट ओनली, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट दिस पॉइंट हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम लगाएंगे।
तो पहले क्या आ जाएगा, मास ऑफ द स्फीयर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, एंड बाद में क्या हो जाएगा, जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा तब हो जाएगा mr² प्लस हाफ mr² प्लस कितने डिस्टेंस पे है ये mr² will be equal to ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश हो जाएगा आपका 3/2, सो 2/3 v नॉट बाई आर, एंड ओमेगा डैश किसके बराबर है, ओमेगा डैश v डैश बाई आर के बराबर है, तो ये 2/3 v नॉट बाई आर, सो v डैश इज 2/3 v नॉट। कोई दिक्कत नो है? सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है, 35 सर या दोनों 36? दोनों दोनों दोनों। If rotational kinetic energy of the body is increased by 300%, then percentage क्या है, इधर देखो, डेल्टा k बाई k आपको 300 दिया हुआ है, ये क्या पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो डेल्टा k क्या हो जाएगा, हाफ आई टू ओमेगा डेल्टा ओमेगा, इसको k से डिवाइड करो, इसको k से डिवाइड करो, k से जब इसको डिवाइड करोगे हाफ आई टू ओमेगा डी ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 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 ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो आपको ये 2d ओमेगा बाई ओमेगा आ गया, तो ये 300 आपको दिया हुआ है, सो d ओमेगा बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है सर आंसर 100 तो है। दिक्कत, आंसर 100 है, हम्म, आंसर 100 कैसे हो जाएगा भाई, एंगुलर मोमेंट, अरे एंगुलर मोमेंटम कहा हुआ है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज m v r, v is r omega, m r omega square, so delta l by l is 2 omega delta। अच्छा छोड़ो इन सब की बातें, ये सब बात पुरानी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर देते, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ, अरे छोड़ो लिखते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है, तो m r 2 ओमेगा ओमेगा divided by m r omega square, this is 2 delta omega by omega। ठीक है, ये तो फिर वापस हम लोग को कंट्रोल किया जाएगा। क्या पार्ट है इसमें, चलो देखते हैं इसको बाद में, पहले दूसरा 36 देखते हैं। A thin wire of length L, mass m, is bent in the form of a semicircle. Its moment of inertia about the axis joining the free end will be, अच्छा जी, तो L है यहाँ पे, अच्छा तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हो जाएगा L बाई 2 पाई। बाई पाई, 2 पाई क्यों होगा, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना, और अगर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, एंड चाहे वो कंप्लीट रिंग हो चाहे वो सेमी रिंग हो, सबका उसका परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर ही होता है, पर आई होप ये पता होगा आपको, यस। है ना। तो ये हो गया आपका, यस सर। देन आपको बताना है मोमेंट ऑफ एक्सिस जॉइनिंग फ्री एंड्स, तो ये उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
tube of length filled completely by moist. Good. Both ends. Tube is fitted to the other one and for the force exerted by the liquid at the other end. अच्छा जी. अच्छा, किसका क्वेश्चन है ये, बताएगा कोई? सर मेरा. आंसर ये है क्या? देखो मतलब कौन सा आंसर. आंसर 1 बता. हेलो, आवाज आ रही है शायद आपको? हेलो, अदिति आवाज आ रही है आपको? यस सर. तो ये शारदा मैडम कहाँ चली गई हैं? सर आंसर चेक कर रहे हैं. अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, जल्दी देख के बताइए. अगर सही है तो फर्स्ट मैं है आपको आंसर. लॉजिक बता फर्स्ट दूं. है. अच्छा, तो देखो, मैंने कुछ किया नहीं इसमें, मैंने तो सिंपल लॉजिक लगाया. अब ये जो पूरा सेटअप है, ट्यूब ट्यूब के अंदर पानी, तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास वगैरह वगैरह है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड होगा. कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 पे. तो मैं इस सेटअप को हटा के बस क्या कर रहा हूँ, एक L/2 डिस्टेंस पे m मास ले ले रहा हूँ. ठीक है, तो अगर इसको मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ टर्न करूंगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर. तो वही वाली मैंने लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या है? A ladder is more apt to slip when you are high up on it than when you just begin to climb. At the high point, the torque is large, and on climbing up the torque is. अच्छा जी, देखते हैं. ये मेरा वॉल है, ये वॉल, ये फ्लोर, ये लैडर. तो लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो लैडर का एक वेट लग रहा होगा नीचे,
इधर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इधर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और दो केसेस हैं कि एक केस में यहाँ पे मैन है और एक केस में यहाँ पे मैन है। तो यहाँ पे इधर का इस पे फोर्स लग रहा होगा मानो m1g, और अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका फोर्स लग रहा होगा मानो m1g। नाउ ऑफ कोर्स ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, आप मतलब खुद फील से बता सकते हो। जब नीचे खड़े होते हो आप, जब नीचे खड़े होते हो तब ये यहाँ से स्लिप नहीं करता है, लेकिन जितना ऊपर जाते रहोगे तब आपको डर लगने लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए करके। पहला वाला तो ट्रू है, हम देखेंगे क्यों ट्रू है। बट सेकंड वाला देखो, एट द हाई पॉइंट द टॉर्क इज लार्ज एंड क्लाइंबिंग अप टॉर्क इज स्मॉल। टॉर्क, टॉर्क क्या है? इट इज आर क्रॉस एफ। तो एट दिस पॉइंट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से तो जीरो हो जाएगा, इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगा, डिस्टेंस ये है, इसके वजह से इतना डिस्टेंस है, डायरेक्शन ये है, तो दोनों कपल कर जाएंगे। फिर इसके वजह से भी डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस ये है, सॉरी ये बाद में आएगा, दूसरे केस में आएगा। एंड इसके वजह से डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस ये है। तो दिस, ये दोनों कपल करके माइनस कर जाएंगे ऑफ कोर्स। सेकंड केस में क्या होगा, जब ये ऊपर है तो ऑफ कोर्स ये वाला टॉर्क तो सेम होगा, सॉरी ये वाला टॉर्क नहीं होगा, ये वाला टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वो नीचे वाले केस में है। इसका वेट वाला टॉर्क होगा और इसका N2 वाला टॉर्क होगा। ये दोनों एकदम पहले जो केस में थे वैसे ही लगेंगे, लेकिन अब mg वाला टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा जो मैन का वेट है। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये पिक्चर में आएगा। तो दोनों केस में इसका जो टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेट का वैल्यू तो दोनों जगह सेम है, डिस्टेंस का वैल्यू दूसरे केस में ज्यादा आ रहा है। पहले केस के हिसाब से दूसरे केस में डिस्टेंस ज्यादा है, तो टॉर्क जो है ड्यू टू द वेट ऑफ द मैन क्लाइंबिंग, वो दूसरे केस में जब ऊपर चढ़ जाएगा तब टॉर्क ज्यादा लग रहा है, और जब नीचे चल जाएगा तो टॉर्क कम लग रहा है। यस, तो रीजन भी करेक्ट है, ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर एक्सप्लेन करता है ए को। तो आई थिंक आंसर इसका ए होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या मामला है उसमें। कहाँ गया? क्या मामला है भाई? हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को 300% तक बढ़ा दिया। परसेंटेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर। is half I omega square and L is I omega। तो मैं कर सकता हूँ बेसिस पे 2L delta L तो गंडगोल है।
K2 minus K1 1 K1 करते हैं तो 3 बढ़ाते हैं इसके बेसिस पे अगर हम लोग ये वैल्यू निकालना बाकी कुछ वैल्यू को बता चलो ये मैं देख के बताता हूँ ठीक है कुछ तो गड़बड़ है या तो कुछ तो होना चाहिए इसमें छोटा क्वेश्चन है क्या आंसर इसका 100 दिया हुआ है Yes, sir. 100. मैं इसका देख के बताता हूँ ठीक लोगों को Okay, sir. तो होना चाहिए इसमें बाकी सब हो गया ना बाकी तो कोई डाउट No, sir. बाकी में कोई डाउट नहीं है ना No. ठीक है चलो फिर समाप्त कर नेक्स्ट सेशन में आप लोग को तेरा ना